ये सर इसको बाद में क्वेश्चन लेडीज का ना वैसे एकदम काम का बड़ा चला ऑन या ऑफ है। कैन वी स्टार्ट? वेरी गुड इवनिंग। आई एम सॉरी लेट हो गए, क्योंकि वो ना बार बार जगह चेंज करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं दो तीन बातें करता हूँ जी। मैंने अभी मैसेज देखा तो बहुत सारे मैसेज आप लोगों के आए हुए हैं। तो कुछ बच्चों ने दो तीन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स बताई हैं। मैं सोच रहा हूँ 5 मिनट लगेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जितनी भी देर लगेगी, हमारा लास्ट सेशन है, इसके बाद कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। अब जितनी भी देर लगेगी थ्योरी का पार्ट करना है, सीक्वेंस सीरीज वगैरह करना है, थोड़ा सा मिक्स कर करके क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले था जी, देखो जो ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम है वो क्या है जी, वो कह रहे हैं हमारे को कि इफ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, प्लीज सब लोग करेंगे, इफ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद 3, 7, 8, 9 and 6. Find probability number is greater than 3700. Find probability number is greater than 6700. Find probability number is greater than 3700 and 6700। बहुत ज़्यादा बच्चों की इस क्वेश्चन के बारे में डिमांड आई हुई है, सर 5 मिनट और लगा दो, ऐसा एक क्वेश्चन और करवा दो। तो मेरे को 1% भी जल्दी नहीं है। इफ़ यू कोऑपरेट विद मी, थोड़ा सा मेरे को मालूम है आप लोग भी थके हुए हो, तो प्लीज आज का दिन है, थोड़ा सा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लो जी, 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड। n की वैल्यू क्या होगी जी, 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से कोई भी 4 डिजिट ले लेंगे, 120। पहले देखो जी, n की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। नंबर इज ग्रेटर देन 3700। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पे 3 होना चाहिए, यहाँ 7 हो सकता है, यहाँ 3, यहाँ पे 8 हो सकता है, यहाँ 3, यहाँ पे 9 हो सकता है, यहाँ पे 8, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 9 कुछ भी हो सकता है, 6 कुछ भी हो सकता है। ये हो गया जी नंबर 3700 से बड़ा। वो कह रहे जी यहाँ लिखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ लिखने के लिए 3 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन लिखे गए, 1, 2, 3, 4, 5, 2 लिखे गए, बाकी 4, बाकी 3। 36 नंबर तो ये हो गए जी। अब देखो 8000 समथिंग, 6000 समथिंग, 9000 समथिंग, 3 हो गए जी।
एक डिजिट लिखा गया 1 2 3 4 5, बाकी 4, बाकी 3, बाकी 2, 3 दूनी 6 चौक 24 या 72 हो गया जी 108। तो हमारे जो 108 नंबर हैं उनकी वैल्यू आएगी 3700 से ज्यादा। ए की वैल्यू 108, एन की वैल्यू 120, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो गया जी ए अपॉन एन। हम करेंगे 108 बटे में 120 और ये हो जाएगा जी 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 बटे में 3, 9 बटे में 10। तो 90% इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो है 7 से भी बना दो, हाँ जी 7 से भी बनेंगे, सॉरी एक और बन जाएगा जी 7 से भी बन जाएगा, तो 100% ही हो जाएगा। मतलब 7 को में 1 2 3 4, यहाँ लिखने के लिए 4 ऑप्शन है और यहाँ लिखने के लिए 4 ऑप्शन है, और ये कितना हो गया जी 4 चौक 16, 16 6 96, तो 96 प्लस 36। एक बार मैं दोबारा करता हूँ जी, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। हमारे 3789, मैं दोबारा करता हूँ जी 3789, 37896 नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 3700। एन की वैल्यू है 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 4 करेंगे 120। ए की वैल्यू होगी, नंबर होना चाहिए 3700 से बड़ा, 3800 समथिंग हो सकता है, 3900 समथिंग हो सकता है, 6000 समथिंग हो सकता है, 7000 समथिंग हो सकता है, 8000 समथिंग और 9000 समथिंग हो सकता है। मेरा सब कुछ ही हो जाएगा। तो ये हो गया जी, देख लीजिए 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 2 डिजिट चलेंगे 1 2 3 4 5, बाकी 3 बाकी 2 18। यहाँ पे देखो जी 4 ऑप्शन है, एक डिजिट आ गया 1 2 3 4 5, बाकी 4 बाकी 3 बाकी 2, 96, 114 हो गया। तो ए की वैल्यू होगी 114, एन की वैल्यू होगी 120। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 114 बटे में 120। देख लीजिए जो भी आ जाएगा, अगर गलत नहीं है तो ये हमारा हो गया जी 19 बटे में 20। मैं पूछना चाहूंगा पलक मेहंदी रहता, ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, एक क्वेश्चन और देख लो, क्योंकि किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए। या फिर ये बोले ना क्वेश्चन ऐसे, मैं थोड़ा सा 10 मिनट रुक के करता हूं, थोड़ा सा हम आते हैं जी डेफिनेशन वाले चैप्टर पे। अब इस चैप्टर को लिखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा थ्योरी आपकी इसी चैप्टर में से कवर होगी, डेफिनेशन। आप आराम से तसल्ली से रजिस्टर खोल लीजिए, आपको थ्योरी के भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को जितनी अच्छी तरह समझ सकते हो आप समझना जी। तो हमने क्या किया जी, देखिए डेफिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स आप लिखते हो जी, अपना रजिस्टर लिखिए, स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन 2 ways. Statistics can be defined in 2 ways. Number A as a singular, number B as a plural. As a singular, as a plural. As a plural हम कहते हैं जी statistics means data. Statistics means data. Statistics और data एक ही बात है। What is the data of national income? What is the data? What is the statistics of national income? What is the data of CA result? What is the statistics of CA result? Statistics बोलो या data बोलो, एक ही बात है plural में। As a singular, as a singular में हमारा क्या होता है? As a singular का मतलब होता है it is a process. It is a process of number 1 collection of data. It is a process of collection of data, presentation of data, presentation of data,
एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा। देखो सर, हम क्या करते हैं, हमने कहा ये कोई प्रोसेस है, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन इज वन ऑफ द प्रोसेस। सेकंड हमारा होता है जी प्रेजेंटेशन, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना होता है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थर्ड हमारा होता है जी एनालाइजिंग ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज कैसे करना होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा। और इसके बाद फिर दोबारा हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा। तो प्रोसेस का मतलब होता है विच नेवर गेट्स स्टॉप्ड, जो चीज कभी रुकती नहीं है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो इसमें तीन चीजें हैं, पहला तो डेटा को कलेक्ट करना, दूसरा हमारा होता है डेटा को प्रेजेंट करना, और तीसरा हमारा होता है जी डेटा को एनालाइज करना। तो हमने स्टार्ट किया जी सबसे पहले डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाएगा। मुस्कान बंसल आई हुई है, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम थी इस चैप्टर में। वेदर मुस्कान बंसल इज देयर, यस, वेरी गुड बेटा। तो देखो जी हमने पहले किया जी कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना है। पहले तो ये देख लो जी डेटा हमारा होता क्या है। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन और डेटा एक ही बात होती है। डेटा हमारा कौन कौन सा होता है जी, एक हमारा होता है प्राइमरी डेटा, एक हमारा होता है सेकेंडरी डेटा, और प्राइमरी डेटा के साथ साथ उसको प्राइमरी में बोलते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं जी इन्फ्रेंशियल डेटा। आप ध्यान से समझना जी, प्राइमरी डेटा का मतलब होता है डेटा कलेक्टेड बाय सेल्फ। डेटा कलेक्टेड बाय सेल्फ, हमने खुद जिस डेटा को कलेक्ट किया है वो डेटा मेरे लिए प्राइमरी डेटा है। जिस डेटा को मैंने खुद कलेक्ट नहीं किया वो मेरे लिए प्राइमरी डेटा नहीं हो सकता। सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है नॉट कलेक्टेड बाय सेल्फ, जो डेटा हमने खुद कलेक्ट नहीं किया उसको हम क्या बोलते हैं जी, सेकेंडरी डेटा। इन्फ्रेंशियल डेटा क्या होता है, इसको लिखने से पहले ना ये दो चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब है जी, सपोज मैं रहता हूँ जी पीतमपुरा में, हमारी कॉलोनी है, तो हमें ये कहा गया उस पीतमपुरा कॉलोनी में आपने अपनी स्ट्रीट की सेंसस करनी है। टोटल हर एक फ्लैट में एक लिस्ट बनानी है, कितने मेंबर रहते हैं, कितने मेल मेंबर हैं, कितने फीमेल है। फिर आपने लिस्ट बनानी है जी कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये डाटा मेरे को कलेक्ट करने के लिए दिया गया, और 3-4 गलियां, 3-4 सोसाइटीज, 3-4 ये दिया गया। मैं हर एक घर में गया, मैंने हर एक से बात की, मैंने उनसे पूछा आपके घर में कितने आदमी हैं, क्या क्या डिग्रीज हैं उनके पास, क्या क्या वो करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। ये पूरा का पूरा डाटा जब मैंने कलेक्ट किया तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा जी, प्राइमरी डाटा। मान लो मैंने एक्स सोसाइटी में किया, उसके पड़ोस में वाई वाली सोसाइटी में हमारा फ्रेंड था जी, उन्होंने किया। अब मैंने उसको बोला अपनी लिस्ट दिखा दे, तो मुझे वाई सोसाइटी में पता चल जाएगा कि किसकी फैमिली में कितने लोग हैं। अब जो वाई ने डाटा कलेक्ट किया वो मेरे लिए सेकेंडरी डाटा है, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया वो वाई के लिए सेकेंडरी डाटा है। जो डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, और जो डाटा हमें कोई और कलेक्ट करके देता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। देखो जी पेपर में आया हुआ था कि हमने सेंसस रिपोर्ट से डाटा ले लिया। सेंसस रिपोर्ट होती है, जनगणना पूरी की पूरी गवर्नमेंट करवाती है, उसमें हमने डाटा ले लिया, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इसमें से हिंदू धर्म को मानने वाले कितने हैं, इस्लाम को मानने वाले कितने हैं, इसमें से पंजाबी लोग कितने हैं, अग्रवाल कितने हैं, और ये कितने हैं, वो कितने हैं, वो कितने हैं। वहां से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया सेंसस रिपोर्ट से। तो जो डाटा हमने सेंसस रिपोर्ट से कलेक्ट किया वो कभी भी प्राइमरी डाटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक डाटा था, उसमें से मैंने अपने मतलब की चीज ले ली, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। आंसर है कि नहीं है? आंसर कहती है ये वाला चैप्टर जरूर करवा दो। वेदर आंसर इज देयर,
क्योंकि आप लोग बेटा जिसकी भी प्रॉब्लम है वो अपने अपने रिलेटेड जो जो आपकी कंसर्न है उस क्लास को जरूर करो, तो हो तो बेटा अच्छी बात है। तो हमने क्या किया जी, इसमें मेरे को मेरे मतलब का डाटा मिलता चला गया, मैंने उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से डाटा ले लिया, दिस इज ए सेकेंडरी डाटा फॉर मी। अब दूसरी बात हो जी, मैंने देखो हम स्कूलों में होता है, मैडम ने बोला जी अभी कोरोना के ऊपर कितना डाटा है, कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है, डाटा कलेक्ट करो, तो लोग ना इंटरनेट पे जाके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इंटरनेट से जो डाटा लिया गया दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी डाटा। मतलब आप अपने माइंड में ये रखो, जो डाटा आंचल ने खुद कलेक्ट किया वो तो प्राइमरी डाटा है आंचल के लिए, और जो डाटा कहीं और से चुराया गया है, कहीं और से मांगा गया है, कहीं और से लिया गया है, कहीं और से कॉपी किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, सेकेंडरी डाटा। अब प्रॉब्लम ये आती है इन्फ्रेंशियल डाटा क्या होता है। इन्फ्रेंशियल, देखो मैं ना आपको एक एग्जांपल बताता हूं। इन्फ्रेंशियल का मतलब है कि आप लोग मेरे से पिछले, मैं जुलाई महीने से स्टार्ट हुआ था, कितने महीने हो गए जी, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 5 महीने से मैं आप लोगों के संपर्क में हूं, आप मेरे संपर्क में हैं। मैंने आपको जानने की कोशिश की, आपने मेरे को जानने की कोशिश की। अब मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बताया कि मान लो कोई ए स्टूडेंट है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बी स्टूडेंट है बहुत अच्छा है, सी स्टूडेंट है बहुत अच्छा है, डी स्टूडेंट है बहुत अच्छा है। आपने भी अपनी ऑब्जर्वेशन लगाई कि हमारे यहाँ पे हरीश सर कैसे हैं, हमारे यहाँ पे ज्योति मैडम कैसे हैं, हमारे यहाँ पे नेहा मैडम कैसे है। आपने कुछ ऑब्जर्वेशन खुद ऑब्जर्व की, किसी की कहा सुनी नहीं है। आपको किसने बाहर कह दिया जी एक्स आदमी बहुत अच्छा है, तो आपने भी कह दिया बहुत अच्छा है, वो होगा सेकेंडरी डाटा। लेकिन आपने किसी चीज को खुद ऑब्जर्व किया और उसके बेस पे अगर आपको स्टेटमेंट देते हो, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल। आपने किसी चीज को खुद ऑब्जर्व किया। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ लीजिए। आंचल मेरे पास पढ़ने आती थी, यहाँ पे बैठती थी, मेरे साथ बातचीत करती थी, ये शालीमार बाग में रहती है, इसने मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी सही, बताए भी सही, सारी प्रॉब्लम्स भी बताई। तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि इसकी ग्रास्पिंग पावर कैसी है, इसकी इंटेलिजेंसी लेवल कैसा है, उसके बेस पे मैं कहता हूं आंचल बहुत इंटेलिजेंट है। तो मेरी जो स्टेटमेंट है इसको मैं क्या बोलूंगा, इन्फ्रेंशियल डाटा। मैंने किसी चीज को खुद ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके मैंने अपनी इन्फ्रेंस निकाली, मैंने अपना कंक्लूजन दिया कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत संस्कारी है, इस बच्चे की हैबिट बहुत अच्छी है, इस बच्चे में ईगो बहुत है, इस बच्चे में ये, मतलब जो भी हमने ऑब्जर्व किया। हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक हो सकती है, हमारी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, पर मैंने किसी चीज को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ये बोला कि हमारी क्लास में श्रुति बच्ची आती है, बहुत इंटेलिजेंट है, मैथ कीडी है, बहुत इंटेलिजेंट। मैंने कहां से बोला, मुझे कोई बता के नहीं गया भाई श्रुति बढ़ती है बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने कहना शुरू कर दिया। मैंने खुद ऑब्जर्व किया। जिस चीज को हम खुद ऑब्जर्व करते हैं उसके बेस पे कोई इंफरेंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल डाटा। अब देखो आप लोग सीए बन जाओगे, आप लोग कंपनी का ऑडिट करने जाओगे। अब ऑडिट कौन करेगा, आपने खुद ऑडिट किया, उसमें आपने देखा जी इनकी करंट रेशियो क्या है, इस कंपनी का क्विक रेशियो क्या है, इस कंपनी का डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, इसका डेट इक्विटी रेशियो क्या है, और आपने वो सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद मैनेजमेंट कमेटी में डिस्कस किया कि आपकी कंपनी का करंट रेशियो फेवरेबल नहीं है। नॉर्म्स कहते हैं 2:1 का होना चाहिए, पर आपके यहाँ 2:1 का नहीं है, तो ये वाली जो कंपनी है ना इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं है, लिक्विडिटी रेशियो इसका बहुत खराब है। हमारा क्विक रेशियो 1:1 होना चाहिए था, लेकिन हमारी कंपनी में क्विक रेशियो 1:1 नहीं है। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक्स लिमिटेड कंपनी का क्विक रेशियो 1:1 नहीं है। कहां से आई ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैं उस कंपनी का ऑडिटर था, मैं उस कंपनी की पूरी अकाउंट्स बुक को ऑब्जर्व कर चुका हूं। जो चीज मेरी ऑब्जर्वेशन के बाद मैं इन्फ्रेंस देता हूं, इन्फ्रेंस मतलब स्टेटमेंट देता हूं, मैं इन्फ्रेंस करता हूं, उसको बोलता हूं इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट है। इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट देखो जी, अब मान लो आप हमारे यहाँ फाउंडेशन में पढ़े,
अब मैं हर एक बच्चे के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। अब मेरे से मान लो इंटर में किसने पूछा भाई ये बच्चा आपको जानता है, आपका रेफरेंस दे रहा था, तो मैं बताऊंगा ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसकी ये वीकनेस है, अगर हम इसको ऐसे टैकल करेंगे तो उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये सारी स्टेटमेंट मैं कहां से दे रहा हूं? मेरे को किसी ने बताई नहीं है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। तो जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बेस पे अपनी स्टेटमेंट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंशियल डाटा। मतलब मैंने इन्फ्रेंस क्रिएट किया, मैंने ऑब्जर्व किया, उसके बेस पे मैं इस स्टेटमेंट को दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल डाटा। अब प्रॉब्लम ये आती है इन्फ्रेंशियल डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क है? इन्फ्रेंशियल डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क है? मेरा ख्याल कौन बताना चाहेगा? इन्फ्रेंशियल डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क है? मैं वेट कर रहा हूं। इन्फ्रेंशियल डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क है? श्रुति है क्लास में? नहीं है? तो इन्फ्रेंशियल डाटा क्या होना चाहिए? सेकेंडरी डाटा होते हैं कि मैं अभी मेरे पास कल एक बच्चे का एडमिशन हुआ यहाँ पे और मेरे को किसी का फोन आया कि आपके यही बच्चा है ना बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब ये डाटा मैंने खुद कलेक्ट किया नहीं किया, ये क्या हो गया जी? मेरे लिए सेकेंडरी डाटा हो गया। अब वो बच्चा हमारे यहाँ पे आया, उसने मई 22 में पेपर देना है। कल ही मेरी पहली बार उससे फोन पे बात हुई, अभी तक मैंने उसके बैठा भी नहीं हूँ क्योंकि आज मेरी क्लास नहीं थी, कल मेरी क्लास है। कल मैं उससे स्टार्ट करूंगा 12th में उसका मैथ कैसा था, अब उसकी क्या थिंकिंग है, सीए में आया तो क्या सोच के आया, कैसा है। मैं धीरे 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 उस बच्चे को ऑब्जर्व करूंगा। ऑब्जर्व करके मैं 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद स्टेटमेंट दे पाऊंगा। वो कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करना ये बच्चा कैसा है। मैं मान लो उसको बताता हूँ ये बच्चा बहुत सचमुच में बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब अब जो मैं डाटा दे रहा हूँ अभी तक मेरे को उस आदमी ने बताया वो इंटेलिजेंट है, मेरे लिए सेकेंडरी डाटा है। जब मैंने खुद उसके साथ डील करना शुरू किया, जब खुद मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने एक इन्फ्रेंस दे दिया, एक कंक्लूजन दे दिया कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल डाटा। इन्फ्रेंशियल डाटा का मतलब होता है जिस डाटा को हम पहले खुद ऑब्जर्व करते हैं। मेरे को किसने कह दिया जी, आपसे किसने पूछा भी हमने एमकेजी में एडमिशन लेना है, एक तो हो गया जी आप तो कभी अंदर आए नहीं, आपने मार्केट में सुना हुआ था जी, चलो मान लो सुना था जी बहुत अच्छा है, आपने कहा था मैंने सुना है बहुत अच्छा है, मेरे को आइडिया नहीं है। अब आप पढ़ के गए यहाँ पे और आप यहाँ से फाउंडेशन करके गए, अब आपने हर चीज को ऑब्जर्व किया, क्या चीज अच्छी है क्या चीज खराब है। अब आप मार्केट में किसी को बोल सकते हो कि मैं तो वहां पढ़ता था तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। तो अब जो आपका डाटा होगा इसको क्या बोलेंगे हम? इन्फ्रेंशियल डाटा। तो मैंने बोला जी या तो डाटा होगा प्राइमरी डाटा का मतलब होता है जिस डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है जिस डाटा को हम कहीं से लेते हैं। और इन्फ्रेंशियल का मतलब है जिसको हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। पहले ऑब्जर्व करने के बाद अपना ओपिनियन बनाते हैं, उस डाटा को हम क्या कहते हैं जी? इन्फ्रेंशियल डाटा। जैसे क्या होता है जी? ऑडिट रिपोर्ट। अगर मान लो किसी और सीए ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई हुई है और मैंने वहां से डाटा ले लिया, तो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही तो मुझे पता चला कि मैंने, एक तो ये होता है जी मान लो यहाँ पे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ जी, महक इंडिया यहाँ पे ऑडिट करने गई थी, मैंने पूछा महक वो कंपनी अच्छी है, उन्होंने कहा बिल्कुल बेकार कंपनी है, उनकी कोई रिपोर्ट अच्छी नहीं है। मैंने उसके बेस पर लोगों को कह दिया जी वो कंपनी बेकार है, दिस इज सेकेंडरी डाटा। लेकिन महक ने मुझे बोला सर मैं आपको ना उनके ऑडिट रिपोर्ट दिखाती हूँ, आप खुद ही पढ़ के देख लो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। मैंने पढ़ा, बैलेंस शीट को देखा, ऑब्जर्व किया, मुझे लगा यार सचमुच ही बेकार है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। अब अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा जिसको? इन्फ्रेंशियल डाटा। मतलब कोई भी डाटा जो हमने ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ के बनाया, जो हमने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के बनाया, जो मैंने आपका रिपोर्ट कार्ड देखा 12th का, उसके बेस पे मैंने कह दिया आपके ना इंग्लिश के मार्क्स बहुत बेकार थे, तो मैंने वहां से पढ़ के, वहां से ऑब्जर्व करके आपको बताया।
तो इसको क्या बोलते हैं जी, इन्फ्रेंशियल डाटा। और सेकेंडरी डाटा होता है हमने ऑब्जर्व कुछ नहीं किया, अब इंटरनेट पे कुछ आया हुआ है, आपने थोड़ी ऑब्जर्व किया है, उन्होंने कह दिया अमेरिका में ऐसा हो गया, न्यूज पढ़ी, लोगों को बता दिया, आगे बोलना शुरू कर दिया, एक थर्ड वेव और आ रही है जी, जापान में ये हो गया, कनाडा में। अरे भैया कहां से पढ़ा तुमने, कहां से देखा? वो सारा सेकेंडरी डाटा है। आप जापान में गए, आपने वहां ऑब्जर्व किया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे को दोबारा वो जो नया क्रोम आया हुआ है वो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आपने इंडिया में कहा कि ये प्रिकॉशन ले लो क्योंकि वहां पे ऐसा ऐसा हो गया, आपने खुद ऑब्जर्व किया। तो जिसको हम खुद ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होता है जी, इन्फ्रेंशियल डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इन्फ्रेंशियल डाटा क्या होता है? इन तीनों में बहुत अच्छी तरह से देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन कि सेकेंडरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी डाटा विच कलेक्टेड बाय, चलो वो तो हो गया ना। इन्फ्रेंशियल डाटा क्रिएट बाय सेल्फ, क्रिएट नहीं है, ऑब्जर्वेशन है हमारी अपनी, हमने उसको ऑब्जर्व किया है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे को फाइनेंस की नॉलेज है, किसी की बैलेंस शीट देख के हमने आइडिया लगा लिया उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, किसी की स्टेटमेंट देख के मुझे आइडिया लग गया इसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैसी है। आप देखते हो जैसे कहीं होता है, आपने मान लो कहीं से लोन करवाना है तो वो लोग आपको कहेंगे कि अपनी बैंक की सिर्फ स्टेटमेंट दिखा दो हमारे को। अब आपको लगता होगा स्टेटमेंट क्यों मांग रहे हैं, स्टेटमेंट से क्या करेंगे, पैसे तो नहीं निकालेंगे हमारे। मान लो मैं फाइनेंशियल हूं, मैंने आपकी स्टेटमेंट देखी कि आपके चेक तो नहीं बाउंस होते। अब मैं देख रहा हूं जी हर महीने आपका चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया। मैंने आपको लोन दिया, मुझे पोस्ट डेटेड चेक देके जा रहे हो, तो मुझे नजर आ रहा है ना भैया आपकी आदत है, आप किसी को भी चेक दे देते हो, आपके अकाउंट में 0 रुपया बैलेंस है, आप 1 लाख का चेक काट के दे देते हो। अब मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, अब ये क्या हो गया, इन्फ्रेंशियल डाटा। अब मैंने आगे किसी को बोला जिसको लोन मत देना, बड़ा बेकार फ्रॉड आदमी है, उसने कुछ देखा नहीं, उसने कहा रईसी कह रहे थे लोन मत देना, फ्रॉड आदमी है। अब ये सेकेंडरी डाटा है क्योंकि ये उसने मेरे से डाटा लेके दे दिया, आगे ऑब्जर्व कुछ भी नहीं किया, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो। तो ऑब्जर्वेशन करके जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल डाटा। और जो हम किसी दूसरे पे ले लेते हैं, दूसरे ने ठीक किया गलत किया, हमने ऑब्जर्व भी नहीं किया उसको, वो होता है सेकेंडरी। और प्राइमरी होता है जिस डाटा को हम खुद कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। अब देखो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आते हैं एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के केस में आप बताओ कौन सा डाटा सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। मेरे को शायद आर्यन का ही फोन आया हुआ था, वो कह रहे जी एक तो होता है अगर हम मेल करते हैं, अब मान लो हमने क्या किया जी, हम मान लो किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, हमने डाटा कलेक्ट करना है जी, रेलवे एक्सीडेंट हुआ, डिरेलमेंट हुआ, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोगों को सीरियस इंजरी हुई, कितने लोगों को नॉर्मल इंजरी हुई। तो मैंने क्या किया जी, हर एक को लेटर लिखना शुरू कर दिया, हाँ जी आप बताओ जी आपके साथ क्या हुआ, आपका ट्रीटमेंट ठीक हुआ नहीं हुआ। अब जरूरी है कि वो मेरे लेटर का जवाब देगा, नहीं देगा। सबसे ज्यादा नॉन रिस्पॉन्सिव जो होता है ना वो हमारा मेल सिस्टम होता है। हमने किसी को मेल लिखा, अगले जवाब नहीं दे रहा, वो कह रहे ऐसे बहुत लेटर आता है, मैं लोगों को बताता रहूंगा एक्सीडेंट कैसे हुआ, मेरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हुआ कि नहीं हुआ, मुझे खाना मिला कि नहीं मिला, मैं लोगों को लेटर में बताता रहूं क्या, नॉन रिस्पॉन्सिव। मैंने उसको फोन किया, वो मुझे जानता था, मैंने बोला हाँ भी क्या हो गया, तो बताओ कम से कम रिस्पॉन्स तो देगा, झूठ बोलेगा सच बोलेगा वो उसकी मुझे रिस्पॉन्स तो देगा। तो मोस्ट रिस्पॉन्सिव क्या होता है, इंटरेक्टिव, या तो उसको फोन करो या उसको जाके मिलो, दैट इज द मोस्ट इंटरेक्टिव, वो डाटा रिलायबल होता है। जो हम मेल पे डाटा लेते हैं वो कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। अब आपके पास कोई चिट्ठी आ गई, उसमें पूछा होता है जी बताओ MKG में पढ़ने गए कैसा लगा आपको, आप बाहर में बैग इसको ठेकेदारी है कि मेरी अपने आप जाके देख लेना क्या है, उसने आपको फोन करके पूछा, एटलीस्ट आप जवाब तो झूठ दोगे ना, झूठ बोलोगे सच बोलोगे, हाँ बोलोगे ना बोलोगे वो डिफरेंट मैटर है, पर रिस्पॉन्स तो दोगे। तो आर्यन ने मेरे से पूछा था कौन सा ऐसा होता है जो लीस्ट रिस्पॉन्सिव है, तो मैंने इसको लिखा था जो मेल्ड वाला होता है वो लीस्ट रिस्पॉन्सिव होता है। हमने किसी को लेटर लिखा, अगला जवाब देना दे उसकी मर्जी। अब कई बार ऐसा होता है जवाब नहीं देता कोई, अब लेटर आया जी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, पढ़े ही ना, पढ़ के रख दिया फेंक दिया छोड़ना, अब क्या इसको क्या बताना, हो रहा है नहीं हो रहा, हम खुद परेशान है इसको क्या बताएं, हो रहा है नहीं हो रहा। अब वो कहते हैं जी एक्सीडेंट के केस में जो प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है जी, हम वहां पे जाएंगे,
पर्सनल लोगों से मिलेंगे। अब मान लो ट्रेन का डिरेलमेंट हो गया, ट्रेन में हजारों आदमी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रेवल कर रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, 100-200 आदमियों को इंजरी होगी, बाकी लोग भी तो थे वहां, 700-800 लोग बाकी भी थे। अब वो 700-800 लोगों में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो इनके साथ वाली सीट पे थे लेकिन वो बच गए। उनसे पूछेंगे एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये आदमी कैसे फंस गया, तू कैसे बच गया? वो बताएगा जी मैं तो जाग रहा था, मैं तो आराम से अवेयर होकर बैठा था, ये लोग नींद कर रहे थे, रात का टाइम था, सोए हुए थे, इनको पता ही नहीं चला, एकदम ट्रेन का डिलेमेंट हो गया, मुझे जैसे आहट हुई, ट्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, मैं फटाफट अवेयर हो गया, इस वजह से मैं बच गया। तो जब आप पर्सनली जाके उनसे पूछोगे तो आपका डाटा क्या होगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। अब जितने रिपोर्टर हैं पर्सनली जाके सबकी इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू जो होती है ना हमारी, वो हमारी एक्सीडेंट के केस में सबसे ज्यादा रिलायबल डाटा होता है। आपके कई बार पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स कौन सा डाटा हमारा मोस्ट रिलायबल होता है? पर्सनल इंटरव्यू वाला। आप पर्सनल इंटरव्यू लोगे, उनसे पूछोगे अभी क्या हुआ, वो आपको पूरी कहानी बताएगा, जी ऐसे ऐसे हो गया, तो दैट इज कॉल्ड डाटा। अब डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं? या तो करते हैं पर्सनली, भाई आप वहां पे जाओगे पर्सनल, और या फिर हम होते हैं जी थ्रू मीडिया। थ्रू मीडिया मैंने आपको बताई है कि मीडिया के थ्रू डाटा कलेक्ट हो जाते हैं जी, नेट से पता चल गया, न्यूज एजेंसी से पता चल गया, आपने कहीं से इंफॉर्मेशन ले ली, हाँ जी बताओ क्या न्यूज है, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो ये न्यूज है, ऐसा हो गया, सच्चाई किसी को नहीं पता होती। लेकिन पर्सनल का क्या होता है, आपको सच्चाई वगैरह सब पता होती है, तो पर्सनल डाटा इज ऑलवेज बेटर। अब वो कहते हैं कि जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद ना हमें डाटा को प्रेजेंट करना होता है। तो प्रेजेंटेशन से पहले आप तीन चीजें देखो जी, हमारे ना तीन तरह की सीरीज होती है डाटा की। एक को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, एक को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखो ये टर्म कहां कहां पे यूज होगी। इंडिविजुअल का मतलब है कि मान लो हमारे पास ना डाटा बहुत छोटा है, हमने कहा जी x के 40 मार्क्स हैं, y के 60 मार्क्स हैं, z के 80 मार्क्स हैं, p के 75 मार्क्स हैं, q के 78 मार्क्स हैं। हमने हर आदमी का इंडिविजुअलाइज करके डाटा कलेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है जी, हमने कहा जी कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे हमने लिखा जी यहाँ मार्क्स, यहाँ लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने कहा जी 100 नंबर का पेपर था, तो 15 बच्चे तो ऐसे थे जिनके 70 नंबर आए। अब हमने इंडिविजुअलाइज नहीं किया डाटा को, और 75 मार्क्स जो है ना वो 10 बच्चों के आए हुए हैं, 80 नंबर जो है 5 बच्चों के आए हुए हैं, 95 3 बच्चों के आए हैं, एक बच्चे के 100 में से 100 नंबर भी आए हुए हैं। अब हमने डिस्क्रीट में किया। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, जिसके 70 नंबर है उसके 75 नहीं हो सकते, जिसके 75 नंबर है उसके 80 नहीं हो सकते, जिसके 80 है उसके 95 नहीं हो सकते, सब अलग अलग है, डिस्क्रीट वे में है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम करते हो प्रोबेबिलिटी में, या तो p होगा या तो q होगा, p भी होगा q भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो p की वैल्यू 2 होगी या तो 3 होगी, 2 भी होगी 3 भी होगी, ऐसा नहीं हो सकता, डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस में आप कहते हो जी मीन और 40,000 के बीच में कितने लोग हैं। अब मीन की वैल्यू मान लो 30,000, 30,000 एक भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 32 34 35 36 38 40, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो कॉन्टिन्यूटी चल रही है। एज क्या है जी 10 साल से 15 साल के बीच के सारे बच्चे ले लिए। अब जिसकी एज 10 साल है वो भी उसमें इंक्लूड है, जिसकी एज 20 साल है वो भी इसमें इंक्लूड है, जिसकी एज 10 साल है 12 है 11 है 13 सब इंक्लूड है उसमें। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वे में चलते चले जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। अब जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ना वो दो तरह की होती है। देखो एक तो होती है हमारी एक्सक्लूसिव और एक हमारी होती है जी इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हो गया जी। इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? मान लो किसी का नंबर है 10, उसको हम यहां लिखेंगे या यहां लिखेंगे, नेचुरली यहां लिखेंगे, तो 10 को एक्सक्लूड करेंगे, जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं जी एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव का मतलब है ये चलेगी 0 से 9.5,
अगली चलेगी 10 से लेके 10.5, अगली चलेगी जी मान लो 10 से 19.5, अगली चलेगी 20 से 20.5, चाहे 10 होगा चाहे 19.5 होगा, दोनों इसमें इंक्लूड करोगे। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। डेटा कभी भी इंक्लूसिव सीरीज में नहीं निकालना होता, डेटा को एक्सक्लूसिव सीरीज में निकालना होता है। तो हम जब कभी प्रेजेंट करते हैं वी प्रेफर कि हम एक्सक्लूसिव सीरीज में उसको लिखें। दूसरी बात होती है जी ओपन एंड क्या होता है, क्लोज एंड क्या होता है। ओपन एंड, क्लोज एंड, ये क्या होते हैं? ओपन एंड क्लोज एंड क्या होते हैं? देखो मैंने डाटा लिखा जी, ये मेरी क्लास इंटरवल है, हमने लिख दिया जी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब यहाँ पे क्या है जी, बिल्कुल नॉर्मल डाटा है। नॉर्मल डाटा में हम मीन भी कंप्यूट कर सकते हैं, मीडियन भी कर सकते हैं, मोड भी कर सकते हैं, Q1, Q3 सारे के सारे कोई भी डाटा हम कंप्यूट कर सकते हैं नॉर्मल में। अब हमारा डाटा लिखा हुआ था जी लेस देन 10, फिर था जी 10 से 20, फिर था 20 से 30, फिर था 30 से 50, फिर था 50 से 80, फिर था 80 एंड अबव। ये क्या है हमारा ओपन एंड। मेरा जो ओपन है उसकी कोई एंड ही नहीं है। अब ये नहीं पता 10 से कम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 1 से कर रहे हो, 5 से कर रहे हो, 10 से कर रहे हो, माइनस से कर रहे हो। मेरी जो ओपनिंग है ना वो क्लोज है, मतलब ओपन है, बिल्कुल ओपन। यहां पे जो मेरी एंडिंग है वो ओपन है, 80 एंड अबव। कहां तक भैया? 80 से 90 तक, 100 तक, 200 तक, 500 तक। तो ये जितने भी होते हैं ना, एक ये अनइवन है, यहाँ 10 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ 20 का है, यहाँ 30 का है। तो चाहे मेरा ओपन एंड है, चाहे मेरा ओपन बिगिन है, चाहे मेरी अनइवन सीरीज है, इन सब में केवल एंड केवल हम मीडियन तो निकाल सकते हैं। इसमें मोड नहीं निकाल सकते, इसमें मीन नहीं निकाल सकते, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज डेविएशन कुछ नहीं निकाल सकते। केवल एंड केवल मीडियन निकाल सकते हैं, या मीडियन क्लास की कोई भी चीज कर सकते हैं। Q1 भी निकाल सकते हैं, Q3 भी निकाल सकते हैं, मीडियन या मीडियन से रिलेटेड कोई चीज निकाल सकते हैं। बाकी मीन निकालना, मोड निकालना, ये सब चीजें हम इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें अनइवन डाटा है। तो अनइवन सीरीज में क्या कंप्यूट किया जा सकता है? ओनली एंड ओनली मीडियन। हम अनइवन में कभी भी बाकी कोई चीज नहीं निकाल सकते, केवल एंड केवल मीडियन को निकाल सकते हैं। अब देखो जी डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या क्या करते हैं जी, सबसे पहली प्रेजेंटेशन मेरी होती है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जैसे आप लोग करते हो, मैसेज लिखते रहते हो, सीधा सीधा टेक्स्ट लिख दिया जी, क्वेश्चन नंबर देखो अभी भी मैसेज आ रहा है, 5 गर्ल्स और 3 गर्ल्स को, पता नहीं 5 बॉयज 3 गर्ल्स को सर्कल में बिठाया गया है, बताओ सर कितने वेज में, ऐसे। तो इसको बोलते हैं टेक्सचुअल मैसेज। टेक्सचुअल, आपने टेक्सचुअल फॉर्म में अपने डाटा को प्रेजेंट कर दिया। आप जो कहना चाहते थे आपने उसको प्रेजेंट कर दिया टेक्सचुअल फॉर्म में। SMS लिख दिया, ये व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो सारे, इसको बोलते हैं टेक्सचुअल फॉर्म। दूसरी हमारी प्रेजेंटेशन होती है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब देखते जाना जी ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या होती है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम लिखते हैं जी, आप इसको लिखते हो, एक तो होता है हमारा बार चार्ट, एक होता है लाइन डायग्राम, एक हमारा होता है जी कर्व फॉर्म में, और एक हम करते हैं जी इसको ग्राफिक को करेंगे जी कर्व फॉर्म में, लाइन फॉर्म में, बार डायग्राम में और बार चार्ट में। बस ये 3 लिख लीजिए। और ग्राफिक के बाद आप क्या लिखेंगे जी, ग्राफिक के बाद आप लिखते हैं 3rd नंबर पे आप लिख दीजिए जी डायग्राम की फॉर्म में भी करते हो आप, डायग्राम फॉर्म, डायग्राम प्रेजेंटेशन। 4th नंबर पे आप लिखते हो जी टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी भी डाटा को। 5वां आप करते हो जी पिकुलियर फॉर्म,
या इसको कहते हैं सर्कुलर फॉर्म, या इसको कहते हैं जी पाई डायग्राम के वे में आप डाटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो डाटा प्रेजेंट करने के हमारे ये मेन रीजन होते हैं। टेक्सचुअल की तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, आपको समझ आएगा जी टेक्सचुअल क्या होता है। अब हम होते हैं ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है जिस चीज को आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बनाते हो, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है बेटा, वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा। अभी कौन पूछ रहा है ये? तो ये बेटा जब आएगा मैं बताऊंगा, मेरे पास सुनते जाओ। पहले ग्राफिक में सबसे पहला होता है जी लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम क्या होता है जी, ये मेरे दो एक्सिस हैं और इसके बीच में मैंने कोई लाइन डायग्राम बना दिया। जैसे आप सप्लाई कर्व बनाते हो, डिमांड कर्व बनाते हो। अब सप्लाई कर्व क्या बता रहे हैं, मान लो यहां पे मैंने लिखा है क्वांटिटी और यहां पे मैंने लिखा है प्राइस। वो क्या बता रहे हैं जी, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो लाइन डायग्राम आप क्या लिखेंगे जी, यहां लिखना शुरू करो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लाइन डायग्राम का मतलब होता है शोइंग रिलेशन इन टू वेरिएबल्स। शोइंग रिलेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आपको दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना है तो क्या बनाएंगे हम, लाइन डायग्राम। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में क्या रिलेशन है। मान लो डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक तरफ प्राइस एक तरफ डिमांड, बीच में कर्व बना दी, उसको हमने बोला जी लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम मतलब है ये केवल एंड केवल दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। 24 घंटे तो इसको जरूर याद रखना। लाइन डायग्राम मतलब शोइंग रिलेशन इन टू वेरिएबल। इस क्वेश्चन को वो 3-4 चीजों में पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है फॉर शोइंग रिलेशन इन टू वेरिएबल विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। वो लिखेगा जी आपको बार चार्ट, बार डायग्राम, कर्व है, ग्राफिक है, ये है, वह सब पूछेगा। तो दो वेरिएबल्स के बीच में अगर आपने रिलेशन बताना है तो लाइन डायग्राम। व्हाट इज द बार चार्ट? बार चार्ट होता है फॉर कंपैरिजन। आपने अगर किसी भी दो चीजों को कंपेयर करना है तो उसको बोलते हैं जी बार चार्ट। अब कंपैरिजन क्या होते हैं जी, बार चार्ट हमारे होते हैं दो तरह के। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल और एक हमारे होते हैं जी वर्टिकल। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल और एक होते हैं जी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है जी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, हमने इसको ऐसे बनाया। ये बार चार्ट है जो मैं बना रहा हूं, बार हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है आप करते हो फॉर क्वालिटेटिव कंपैरिजन। आप ये बात तो पक्का लिख लीजिए, बार चार्ट मीन्स कंपैरिजन। अगर हमें दो चीजों को कंपेयर करना है, ए बेटर है कि बी बेटर है, बी के मुकाबले ए बेटर है, ए के मुकाबले बी बेटर है, बी के मुकाबले सी बेटर है, तो दो को अगर हमने कंपेयर करना है तो हम क्या बनाते हैं जी, बार चार्ट। बार चार्ट की दो फॉर्म होंगी, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्वालिटेटिव। मैं कहता हूं जी ये है मेरा फॉर एग्जांपल मॉडेस्टी, नम्रता, ये है जी हमारा स्वीटनेस, और ये है जी हमारी फॉर एग्जांपल फिजिकल लुक, फिजिकल पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस, ये है जी हमारा वे ऑफ टॉकिंग। तो हमने ये देखा कि किसी की जो मॉडेस्टी है उसको एज कंपेयर टू स्वीटनेस, मॉडेस्टी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। आजकल ज्यादातर लोग मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, वे ऑफ टॉकिंग की ज्यादा वैल्यू है। अगर आप मान लो, मतलब ये सारी ना हमने कंपेयर किया हुआ है कि किस क्वालिटी को क्या है। देखो मॉडेस्टी की सबसे कम वैल्यू है, स्वीटनेस की उससे ज्यादा, और लुक की उससे भी ज्यादा, वे ऑफ टॉकिंग की उससे भी ज्यादा। जो आदमी हमसे प्यार से बात करता है उसके मन में क्या चल रहा है हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो मतलब हमने कंपेयर किया हुआ है कि कौन सी आपकी क्वालिटी कितना ज्यादा काम करती है। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है जी, क्वांटिटेटिव वे में। अगर हमने डेटा को क्वांटिटेटिव वे में करना है तो उसको हम बोलते हैं जी वर्टिकल। जैसे हमने किया जी, ये हमारा था जी मान लो 2011 का डेटा, ये हमारा था जी 2021 का डेटा, ये हमारा था जी 2031 का डेटा। तो हम कहते हैं जी 2011 के मुकाबले 21 में इतनी महंगाई बढ़ गई,
21 के मुकाबले इतनी, इस चीज की इतनी होगी। तो जब हम इसको क्वांटिटेटिव वे में करते हैं तो वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, और जब हम इसको क्वालिटेटिव करते हैं तो हम इसको किधर बनाते हैं जी, हॉरिजेंटल फॉर्म में बनाते हैं। और होता है ओनली फॉर कंपैरिजन। तो जहां पे हमें कंपैरिजन करना है वहां पे बनाते हैं बार चार्ट। पहला मैंने बोला जी लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम क्या है जी, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना हो तो लाइन चार्ट। बार चार्ट क्या होता है, कंपैरिजन पर्पस। अगर दो चीजों को हमने कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है दो चीजों का, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, बार चार्ट। बार चार्ट के दो टाइप हो गए जी, एक तो हो गया हॉरिजेंटल और एक हमारा हो गया जी वर्टिकल। तो वर्टिकल क्या होगा, जो क्वांटिटेटिव को बताएगा, और हॉरिजेंटल क्या होगा, जो हमारा क्वालिटेटिव को बताएगा। इसके बाद हमारी होती है जी कर्व्स। कर्व्स हमारी तीन तरह की होती हैं। एक हमारी होती है जे कर्व, एक हमारी होती है यू कर्व, यू शेप, इसको होते हैं जे शेप कर्व, यू शेप कर्व। एक हमारी होती है जी नॉर्मल कर्व। तो पहले लिखो जी नॉर्मल कर्व क्या होती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली कर्व होती है नॉर्मल कर्व, मैक्सिमम यूज्ड कर्व। आपने प्रोबेबिलिटी में भी देखा होगा, हम हर चीज में नॉर्मल कर्व बना लेते हैं। नॉर्मल कर्व डायग्राम का होता है नॉर्मल कर्व। आपने सीधा सीधा बना लिया जी, ये हमारी कर्व है, पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा था। इसमें सिंगल एक्सिस होता है, 2 एक्सिस पे नहीं होता ये। अगर 2 एक्सिस को कंपेयर करते हैं तो लाइन बोलते हैं उसको। इसको हमने क्या किया जी, सिंपली पहले क्या हुआ जी, हमारा बढ़ रहा था फिर घट रहा था फिर बढ़ गया फिर घट गया, ऐसे दिखाते जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व है। और मैक्सिमम सबसे ज्यादा यूज होने वाली कर्व क्या होती है, नॉर्मल कर्व। इसकी फीचर है एक तो मैक्सिमम यूज, नंबर 2 इसको हम बोलते हैं जी बेल शेप कर्व। बेल शेप्ड कर्व क्यों बोलते हैं, अगर आपने सरकारी दफ्तर देखे होंगे तो वहां पे ना इस तरह की बेल पड़ी होती है, वो यहाँ पे दबाओ तो ये बजना शुरू हो जाता है। तो वो जैसे किसी को इन्फॉर्म करना होता है, बेल शेप कर्व भी बोलते हैं इसको। और सिमेट्रिकल कर्व भी बोलते हैं इसको। आपने प्रोबेबिलिटी में देखे, नॉर्मल कर्व में इसको सिमेट्रिकल कर्व भी बोलते हैं। दूसरी हमारी होती है जी यू शेप कर्व। यू शेप कर्व क्या होती है जी, यू शेप कर्व का मतलब होता है जैसे कोई भी कर्व पहले घटेगी फिर थोड़े टाइम के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब हमारी स्टार्ट हुई पीक से और उसके बाद बढ़ना शुरू हो गई। इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं। जैसे वो कहते हैं जी DMRC डेली कलेक्शन, ये अभी किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में आया हुआ था। DMRC की डेली कलेक्शन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की डेली कलेक्शन क्या है। तो वो ये कहते हैं जब मॉर्निंग में ट्रेन होती है, बड़ा पीक टाइम होता है, खचाखच भरी होती है, उनका कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है। धीरे 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 डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है, और दोपहर आते आते उनका रेवेन्यू बहुत कम हो जाता है, खाली चलती है मेट्रो, लोग होते नहीं है उसमें। फिर धीरे धीरे 3-4 बजे के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, और शाम को जब ऑफिस की छुट्टी कर होते हैं पीक पे आके फिर दोबारा बढ़ जाता है। तो किसी भी कंपनी का रेवेन्यू आपको दिया होगा जी, पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, फिर एकदम दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। तो कौन सी कर्व फॉलो हो रही है, यू शेप कर्व। जैसे आप यूटिलिटी कर्व बनाते हो, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको ज्यादा पता होगा, मैं नहीं पढ़ता इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के चक्कर में मैं पढ़ भी नहीं रहा। तो आप देख लीजिए जी, दिस इज कॉल्ड यू शेप कर्व। इसको हम यू शेप कर्व बोलते हैं। और जहां पे हमारे रेवेन्यू की पोजीशन ये होती है कि हमारा रेवेन्यू एकदम बहुत ज्यादा धीरे 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 डिक्लाइन करना शुरू होगा, और हमको मालूम है एक स्टेज के बाद हमारा फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे देखो सीजनल इंडस्ट्री होती है। सीजनल इंडस्ट्री क्या है जी, आप एक चीज देखो जी, मान लो हमारा किसी का नाम नहीं लेते, सपोज ओसवाल ग्रुप है। अब ओसवाल ग्रुप का क्या होता है, मान लो जनवरी का महीना है, जनवरी से स्टार्ट हुआ, जनवरी में सेल बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद फरवरी में कम, मार्च में कम, अप्रैल में कम, मई में कम, जून में कम, जुलाई में बिल्कुल 0 तक आ जाती है। फिर अगस्त में बढ़ना शुरू, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पहुंचते पहुंचते फिर हमारी पीक पे पहुंच जाती है। तो सीजनल इंडस्ट्री, आपके गेलोड वाले हैं, आपके आइसक्रीम वाले हैं, जैसे पीक गर्मी आती है
तो उनका रेवेन्यू एकदम हाईएस्ट होता है। जैसे ही सीजन चेंज होगा धीरे 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 रेवेन्यू कम, लेकिन उनको पता होता है इस स्टेज पे आने के बाद रेवेन्यू हमारा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, यू शेप कर्व। मतलब हमारा जो रेवेन्यू है, हमारी जो सेल है, हमारी जो इनकम है, वो यू शेप में कब चलती है। अगर सीजनल इंडस्ट्री हो तो यू शेप में चलेगी। मैंने आपको डीएमआरसी का एग्जांपल दिया, उनको मालूम होता है कि इतने बजे के बाद हमारी खचाखच भीड़ शुरू हो जाएगी। आप उनके मेट्रो स्टेशन पे जाओगे ना, खाली बैठे होते हैं, उनको लोग खाली बैठो कह रहे हैं घंटे बाद देखना क्या हाल हो जाएगा हमारा, बिकॉज दे नो शाम को 5 बजे तक कनॉट प्लेस में पैर रखने की जगह नहीं होगी और इतना ज्यादा उनके पास रश होगा, खचाखच उनको टाइम ही नहीं होगा बिल्कुल, किसको टिकट देनी है, किसका पास बनाना है, सबसे चलती रहती है। तीसरा हमारा होता है जी जे शेप कर्व। जे शेप कर्व हमने किया जी जे कर्व। जे कर्व क्या होती है जी, जे कर्व का मतलब है जी, मान लो ये कर्व ऐसे होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड जे कर्व। आप देखेंगे ये जे टाइप बना हुआ जे का। हम ये कहते हैं जी, मान लो हमने एक शोरूम स्टार्ट किया। जिस दिन आप शोरूम का मुहूर्त करोगे, आप एक चीज माना, जिस दिन आप शोरूम का मुहूर्त करोगे उस दिन आपकी सेल बहुत ज्यादा होगी। जितने रिश्तेदार थे, जितने फ्रेंड्स थे, सबको आपने बुलाया, हमने नया शोरूम खोला है और आप लोग आना, पत्नी क्या क्या मैसेज लिख रहे हो यार, समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को एक बार देख लेता हूँ। भाई आप कहोगे जी आना और हमारी मुहूर्त है। अब वो जो मुहूर्त लेने के रहेगा कुछ ना कुछ आपसे खरीद के भी जाएगा। एक्चुअल में ना उसको हम सेल नहीं मानते हैं, वो हमारी ऑब्लिगेटरी होती है, उसको हम सेल नहीं मानते हैं। यहां पे आ जाओ जी, आपकी सेल 0 है। अब धीरे 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 आपकी सेल बढ़नी शुरू होगी, बढ़ते 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 ऊपर चली जाएगी। जैसे हमारा स्टार्टअप है, स्टार्टअप में क्या होता है जी, धीरे धीरे स्टार्टिंग से पहले 0 रेवेन्यू, फिर बढ़ते 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 रेवेन्यू बढ़ेगा। आपका न्यूली स्टार्टेड कोई भी यूनिट है, जिस यूनिट को आपने नया स्टार्ट किया, पहले हमारी सेल कितनी है 0, धीरे 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 बढ़नी शुरू हुई। या आप ये कहते हो जी हमारा डिविडेंड है किसी भी कंपनी का, अब कंपनी नहीं स्टार्ट हुई, पहले डिविडेंड कितना होगा 0, प्रॉफिट ही नहीं है, फिर धीरे 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 डिविडेंड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। तो जे शेप कर्व क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाती है उसको बोलते हैं जे शेप। अब जे शेप ना इसकी उल्टी भी होती है कि हाईएस्ट से स्टार्ट होके लोएस्ट की तरफ भी जाती है। तो इसका मतलब होता है जो वाइंडिंग अप वाली कंपनी है, आप धीरे 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 उसको वाइंड अप करते जा रहे हो, दोनों तरफ जो है ना वो हमारा एक्सट्रीम पे होगा, या तो स्टार्ट करेंगे और या एंडिंग की तरफ आएगा। इसको बोलते हैं जे शेप कर्व। इसके बाद हमारा होता है जी टेबुलर फॉर्म में हम अपने डाटा को करते हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म देख लीजिए। टेबुलर फॉर्म का होता है जी, हम एक टेबल बनाते हैं, तो आप देखते जाओ जी पार्ट ऑफ टेबल कौन कौन से हैं, मैं लिखता जाऊंगा, आप देखते जाना जी। टेबल, आपने टेबल बनाई, ये हमारी टेबल थी जी, हमने यहां पे लिखा मेल और यहां पे लिखा जी फीमेल। हमने लिखा जी यहां पे सपोज एजुकेशन और यहां पे लिखा जी एम्प्लॉयमेंट लेवल। फीमेल का क्या है जी, एजुकेशन का लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है। अब हम लिखते हैं जी पंजाब में क्या पोजीशन है, हरियाणा में क्या पोजीशन है, यूपी में क्या पोजीशन है, बिहार में क्या पोजीशन है। बस 4 स्टेट का हमने कवर किया। अब आप देखो जी, इसको मैं बोलता हूं कैप्शन, इस पार्ट को मैं बोलूंगा कैप्शन। कैप्शन क्या होता है जी, अपर मोस्ट रो रिप्रेजेंटिंग कॉलम्स। अपर मोस्ट रो है ये मेरी और कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, अपर मोस्ट रो रिप्रेजेंटिंग कॉलम। इसको मैं क्या बोलता हूं जी, स्टब। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम रिप्रेजेंटिंग रो, रो को रिप्रेजेंट कर रही है। पंजाब में क्या पोजीशन है, हरियाणा में क्या पोजीशन है, यूपी में क्या पोजीशन है, बिहार में क्या पोजीशन है। ये हो गया कैप्शन, ये हो गया स्टब। अब मैंने लिखा जी पंजाब में मेल मेंबर की एजुकेशन है 80% और एम्प्लॉयमेंट का लेवल है जी 60%। फीमेल का एजुकेशन लेवल है 70%, एम्प्लॉयमेंट का लेवल है जी 60%। हमने कहा जी यहाँ पे 90% एजुकेशन लेवल है, 75% एम्प्लॉयमेंट लेवल है।
या मान लो जी 80% है, 40% है। तो ये जो हम इतना पोर्शन डाटा लिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं जी, बॉडी। तो हमारा पहला पार्ट हो गया कैप्शन, दूसरा पार्ट हो गया स्टब, तीसरा पार्ट हो गया बॉडी क्या है इसकी, और चौथा पार्ट हमारा होता है जी बॉक्स हेड। बॉक्स हेड का मतलब क्या है जी, ये जो पूरा का पूरा बना हुआ है दिस इज कॉल्ड बॉक्स हेड। इसमें चारों पार्ट है, कैप्शन भी है, स्टब भी है, बॉडी भी है। मैंने शायद आपको पहले भी बोला था एक्चुअल में टेबल के 4 पार्ट होते हैं, लेकिन हमारी ICAI मान के चलती है कि नीचे ना आप कुछ रिमार्क्स भी लिखोगे, कमेंट्स भी लिखोगे। आप लिखोगे जी एज कंपेयर टू पंजाब, हरियाणा में मेल्स का एजुकेशन लेवल बेटर है। एज कंपेयर टू पंजाब, हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट का लेवल बेटर है। तो जो आप कमेंट्स वगैरह लिखते हो उसको भी टेबल का पार्ट मान लिया जाता है। तो टेबल के टोटल पार्ट कितने हो गए जी, 5। आपके पेपर में आता है टोटल पार्ट कितने हैं टेबल के, आप कहते हो 5। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए ये हमारा फॉर्म है। आपने कौन कौन से लिखा था जी, पहला लिखा था आपने टेक्सचुअल फॉर्म, दूसरा आपने लिखा था जी ग्राफिक फॉर्म। ग्राफिक में सब चीजें आ गई आपकी, लाइन डायग्राम क्या है, बार चार्ट क्या है, ये सब चीजें आपकी उसमें आ गई। थर्ड वाला आपका लिखा था जी डायग्राम। डायग्राम में आपकी सारी कर्व टाइप आ गई कि आपकी जो जे कर्व क्या होती है, यू कर्व क्या है, और हम ये बोलते हैं जी उसको नॉर्मल कर्व क्या है, और इसकी प्रेजेंटेशन क्या क्या होती है वो आपने देखा। फोर्थ नंबर पे हम लिखते हैं जी, इसको बोलते हैं पिक्टोरियल फॉर्म, या हम बोलते हैं जी पाई डायग्राम। पिक्टोरियल फॉर्म या पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम का मतलब क्या होता है आप देख लो जी। पाई डायग्राम, पाई डायग्राम बताता है हमारा परसेंटेज विद टोटल कितना है। अब ये ना ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो परसेंटेज विद टोटल कितना है। हम ये कहते थे जी ये हमारा 100% हो गया, ये हमारा पूरा इकोनॉमी का है। आप इसको ध्यान रखना, मैक्रो इकोनॉमी का कोई भी डाटा होगा उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में पाई डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कहा जी हमने टोटल 5 ईयर प्लान में से फर्स्ट 5 प्लान में कितना खर्चा किया, सेकंड 5 ईयर प्लान में कितना किया, थर्ड 5 ईयर प्लान में कितना किया, फोर्थ में कितना किया, फिफ्थ में कितना किया। मान लो जी टोटल मेरा था 1000 करोड़, उसमें से यहां पे 200 करोड़ किया तो 20%। हम ये मानते हैं जी 360 डिग्री का एंगल है, 20% 72 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। तो ये बताते हैं टोटल के साथ रिलेशन कितना है। हम कहते हैं जी हमारी टोटल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, ये हमारी रूरल पॉपुलेशन है। मान लो टोटल पॉपुलेशन है 100 करोड़ की, तो रूरल कितनी है जी, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल है जी, सपोज मैं इसको कहता हूं जी ये वाला एंगल है 120 डिग्री का। टोटल एंगल कितना होता है 360 का, उसमें से 120 हो गया जी 1/3। मतलब मेरी जो 1/3 पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रह रही है। सेमी अर्बन में कितनी रह रही है, ये मेरा एंगल हो गया जी। मतलब 360 का टोटल एंगल होता है, ये एंगल कितने डिग्री का है। फिर अर्बन में कितनी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में कितनी है, और हमारी सिटीज में कितनी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी डाटा होता है वो हमेशा पिक्टोरियल फॉर्म में पाई डायग्राम की फॉर्म में आएगा। 5 ईयर प्लान का एक्सपेंडिचर हो गया, आउटले हो गया। जैसे हम अपने घर का खर्चा करते हैं, मैंने सवेरे बोला जी वेट है, हमने टोटल खर्चा किया जी 1 लाख रुपया। वेट क्या है, फूड पे कितना खर्च किया, क्लोथिंग पे कितना खर्च किया, शेल्टर पे कितना खर्च किया, एजुकेशन पे कितना किया, हेल्थ पे कितना किया। तो मान लो टोटल का 25%, तो पिक्टोरियल क्या बताएगा जी, टोटल का 25%। टोटल 360 डिग्री था तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा जी, उसका 25% आपने यहां किया। तो टोटल का कितने परसेंट कहां किया, दैट इज कॉल्ड पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के 2 फीचर्स हैं। पहली बात तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी डाटा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी डाटा है वो हमारा पाई डायग्राम में प्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी बात होती है जी इट शोज रिलेशन, इट शोज द रिलेशन विद टोटल। टोटल के साथ हमारा क्या रिलेशन है।
मान लो हमारा टोटल खर्चा था 1 लाख का, 25% हमने फूड पे कर दिया, 25% हमने क्लोथिंग पे कर दिया, इतने परसेंट एजुकेशन पे कर दिया, कुछ हेल्थ पे कर दिया, कुछ एजुकेशन मतलब जो भी हमारे थे अलग अलग आइटम वहां करते गए। टोटल के साथ हमारा रिलेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड। तो ये हम बोलते हैं जी डाटा को प्रेजेंट करना। मैंने आपको बोला स्टैटिस्टिक्स क्या चीज है, प्रोसेस ऑफ नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डाटा, नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, नंबर 3 एनालाइजिंग ऑफ डाटा। हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग ऑफ डाटा। अब एनालाइज ऑफ डाटा को भी 2 पार्ट में करते हैं। पहला हमारा होता है जी कंप्यूटेशन ऑफ सेंट्रल वैल्यूज। हम सेंट्रल वैल्यूज में इसको कंप्यूट करते हैं। और दूसरा होता है जी कंप्यूटेशन ऑफ डिस्पर्शंस। हम इसको डिस्पर्शंस में भी कंप्यूट करते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ डिस्पर्शंस, कंप्यूटेशन ऑफ सेंट्रल वैल्यूज, इसको हम बोलते हैं जी एनालाइजिंग ऑफ डाटा। यहां तक आप देख लीजिए, फिर हम इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा कि कंप्यूटेशन ऑफ सेंट्रल वैल्यूज क्या होता है और कंप्यूटेशन ऑफ डिस्पर्शंस क्या होता है। इसमें से पूरे चैप्टर में से कवरेज बहुत ज्यादा होती है। थ्योरी में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पहले चैप्टर से आते हैं, और आपको थ्योरी के ना अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे नोट्स मिले भी होंगे, जिसमें हमने आपको बहुत सारे विद आंसर्स लिख के दिए हैं कि किस किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थ्योरी के क्वेश्चन सबको मिल गए थे कि नहीं मिल गए थे? बताओ, किसी को नहीं मिले हो तो मैं दोबारा दे दूंगा, एक बार उसकी रीडिंग लगा लेना। सर क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में डिफरेंस बता दो, अभी बता देते हैं। देखो जी, क्लास लिमिट क्या होती है, मान लो 0 से 10 और सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी है 8। तो पहली बार डेंसिटी क्या हो गया जी, देखो इसका डिफरेंस है 10, फ्रीक्वेंसी है 8 अपॉन 10, तो डेंसिटी कितनी होगी जी 80%। मान लो मेरा है जी 10 to 20 और यहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी है 6, तो ये कितना हो जाएगा जी 60%। डेंसिटी कितनी होगी 60%। तो डेंसिटी का मतलब हो गया जी फ्रीक्वेंसी अपॉन डिफरेंस बिटवीन द 2 इंटरवल्स। आपने पूछा है मेरा ख्याल कि क्लास इंटरवल में और क्या पूछा है, लिमिट में। अब लिमिट क्या है जी, ये हमारी अपर लिमिट है 0 से 10, और टेक्निकल देखा जाए तो दोनों का सेम मतलब है। क्लास इंटरवल 0 से 10 और इसका क्या दूसरा क्या वर्ड यूज किया था आपने, पता नहीं कुछ चला गया ऊपर, काफी ऊपर चला गया जो आपने पूछा था। चलो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, जो जो आप पूछ रहे हो पहले इस पे आ जाते हैं जी। तो कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज में देखो जी एक्स क्या है, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, Q1 क्या होता है, Q3 क्या होता है, और डिसाइल्स क्या होते हैं, परसेंटाइल्स क्या होते हैं। आप बता दीजिए, सब आपको आते हैं तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कुछ करने को बाकी है। अगर कहते हो तो मैं 1-2 क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन इसको ना बहुत कुछ करने को बाकी है, सब कुछ आता है तो इसको नहीं करेंगे। तो इसको ना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, परसेंटाइल, डिसाइल और ये सब चीजें क्या होती है। और कंप्यूटेशन में क्या करते हो जी, डिस्पर्शन में 1-2 क्वेश्चन कर देंगे, बस तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी, और बाकी फिर हम जो जो चीजें आप पूछ रहे हो उस पर ज्यादा जोर देता हूं मैं, आपकी क्वेरीज को ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया जी, कंप्यूटेशन ऑफ डिस्पर्शंस। डिस्पर्शंस का मतलब है जी हम निकालते हैं रेंज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो मैंने आपको बोला था जी, एक तो होता है रिलेटिव कंपैरिजन और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट कंपैरिजन। जहां पे परसेंटेज होता है वहां पे रिलेटिव। जैसे मान लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, आप कहते हो जी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, तो जहां पे परसेंटेज में होगा उसको बोलेंगे रिलेटिव कंपैरिजन, और जहां पे सर
ये तो सबको ही आता है बेटा, मैं तो इसको कर ही नहीं रहा, मैं तो थोड़ा सा बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। अब देखो 2-3 चीजें हम क्वेश्चन करके देखते हैं और उसके बाद फिर आप जो जो कहोगे मैं वही करता हूं। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है जी, वो ये कहता है इफ x एंड y, if x and y are related to 4x plus 5y minus 9 equal to 0, और वो कहते हैं जी मीन डेविएशन ऑफ x की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10। आपको क्या बताना है जी, रेंज डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मीन डेविएशन ऑफ y, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, और हम करते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x प्लस 4, मीन डेविएशन ऑफ 2x माइनस 9, वेरिएंस ऑफ 7y प्लस 6। मेरे ख्याल ये सब चीजें आपको करनी आती है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पेपर में एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये एक हमारी स्टैटिस्टिक्स का मेन पार्ट है जिसके ऊपर बेस्ड पूरी स्टैटिस्टिक्स है। फिर बाद में एक चीज और होती है जी, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेस, सेकेंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस, थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस, ये क्या होते हैं। तो इससे पहले आप ये देख लीजिए क्या आपको ये सब चीजें क्लियर है, एक क्वेश्चन करके देख लो, सब कुछ क्लियर है तो हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे काम को। देखो मीन डेविएशन ऑफ x की वैल्यू है 10, तो हम क्या करते हैं जी 4 टाइम्स मीन डेविएशन ऑफ x इक्वल टू 5 टाइम मीन डेविएशन ऑफ y। तो आप देख लो जी मीन डेविएशन ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, बाद में सब चीजें हम करते चले जाएंगे। एक तरफ x कर लीजिए, एक तरफ y की वैल्यू कर लीजिए, तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या होगा, ये सब चीजें देख लीजिए। एक कॉलम में लिख लो जी x की वैल्यूज, एक कॉलम में लिख लो y की वैल्यूज, ताकि काम आगे बढ़े फटाफट, और उसके बाद जो जो आप कहोगे करेंगे। ये हो गया जी मीन डेविएशन ऑफ y। मीन डेविएशन ऑफ y कितना हो गया जी 4 टाइम मीन डेविएशन ऑफ x इक्वल टू 5 टाइम मीन डेविएशन ऑफ y। 4 टाइम मीन डेविएशन ऑफ x है 10, तो मीन डेविएशन ऑफ y कितना हो गया जी 8। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना हो गया जी 10 इंटू 5/4, 12.5। यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो गया जी 10 के बराबर। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x क्या हो गया, रेंज डेविएशन ऑफ x क्या हो गया 25, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया जी 25/3, 8.33। इधर से रेंज डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, इसका डबल 20, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा जी इसका 1/3, 6.67। अब जो भी चीज आपको कंप्यूट करनी है, वेरिएंस ऑफ x क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर 12.5 का, उसका सब चीजें आपको मालूम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे को करना पड़ेगा। फिर भी आप देख लीजिए जहां पे आप कहोगे मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा। ये हो गया जी वेरिएंस ऑफ y कितना है, तो वेरिएंस ऑफ y में आप करते हो जी फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर 100। जो जो चीजें कंप्यूट करनी है दैट कैन बी कंप्यूटेड। क्या आपकी रिक्वायरमेंट है इसको करने की? अगर इस चैप्टर को करना है तो बता दो, मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन कर देता हूं, नहीं रिक्वायरमेंट है तो छोड़ो। इसमें से वो वाले क्वेश्चन जरूर करना जिसमें वो होते हैं ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू पहले इतनी थी अब इतनी होगी, बताओ 10 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा। इस तरह का एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं जी। देखो एक क्वेश्चन करके ना फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या है इसको छोड़ते हैं। हमारा जी वो कह रहे हैं इफ 10 इज एडेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इफ 10 इज एडेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है जी 11%। इफ 10 इज डिडक्टेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है जी 22%।
बताओ प्रेजेंट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा। सबको मालूम है, इतने शॉर्टकट मेथड से हमने किया हुआ है। तो आप देख लीजिए पहले, फिर मैं करता हूं, जो जो मेरे को मैसेज नजर आ रहे हैं उनके सोल्यूशन करता हूं मैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा जी, अगर दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं जी, लोएस्ट वाले का 1/3 और ऐड कर देते हैं, मतलब इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लोएस्ट वाले को 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। तो 11 को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/3, 44/3 क्या वैल्यू आ जाएगी आप देख लीजिए, 44 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया जी 14.66%। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। क्या हमारे पास वो ध्रुव सांगे आए हुए हैं? इसने भी एक दिन प्रॉब्लम पूछी थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या पूछी थी, इसी टाइप की थी कुछ वो। वेदर ध्रुव सांगे हैज कम मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल में कन्वर्ट करना बता दो, अभी बताते हैं जी सर, इसका एक और कराना, देख लो जी। आप देखो जी, 2 क्वेश्चन और लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। इफ 9 इज एडेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इफ 9 इज एडेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा जी 15%। इफ 9 इज डिडक्टेड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा जी 30%। देख लो, जिन्होंने मेरे से नहीं किया हुआ, पहले मैं दोबारा बताता हूं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। हर आइटम में 9 ऐड कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को तो फर्क नहीं पड़ा, मीन को फर्क पड़ गया, और वैल्यू होगी जी 15। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया जी 0.15 इंटू मीन प्लस 9, इक्वेशन नंबर 1। अगर हमने 9 घटाया तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क नहीं पड़ा, मीन कम हो गया, वैल्यू होगी 0.30। ये हो गया जी 0.30 इंटू मीन माइनस 9। हमने दोनों को सॉल्व किया, 0.15 इंटू मीन प्लस 9, 0.30 इंटू मीन माइनस 9, 15 दूनी 30, मीन प्लस 9 टू मीन माइनस 18, तो मीन की वैल्यू कितनी होगी जी 27। अगर मीन की वैल्यू 27 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया जी 27 और 9 36, ये हो गया जी 5.40। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन 5.4 अपॉन 27, तो हमारा आ जाएगा जी 20%। मैंने आपको शॉर्टकट ही बताया हुआ है, पहले वाली मिनिमम वैल्यू थी 15, इसको 4/5 कर लो, नहीं कितना 4/3 कर लो, तो 4/3 करोगे, देख लो आपके सामने 20 आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा, सेम चीज घटानी है, सेम चीज जोड़नी है, जिसकी वजह से डबल हो गया, तो हम शॉर्टकट पे इसको ऐसे करते हैं। अदरवाइज इसका जो फॉर्मूला है वो आपने लिख ही लिया जी। सर AM is affected due to change of origin, अभी करते हैं बेटा। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा बहुत मुश्किल लेवल पे कर देता हूं, आप देखो जी। इफ 10 इज एडेड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 18%। If 10 is deducted, coefficient of variation is, let us take 25%. Find coefficient of variation if 7 is added. अगर हम 7 ऐड करेंगे तो बताओ coefficient of variation क्या हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल भी है और एक अच्छा सा लेवल है, अच्छे लेवल की चीजें आनी चाहिए। वो कह रहे जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। अगर मैं 10 ऐड करता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, मीन पे फर्क पड़ जाएगा, ये हो जाएगा जी 18%।
स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया जी 0.18 इंटू मीन प्लस 10, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं कहता हूं जी 10 घटा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, मीन में 10 घट जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, ये हो गया जी 0.25 इंटू मीन माइनस 10, दोनों बराबर हैं तो हम करेंगे जी 0.18 मीन प्लस 10 और 0.25 मीन माइनस 10, 18 बटे में 100 मीन प्लस 10 और 25 बटे में 100 मीन माइनस 10, 100 से 100 कट गया, 18 मीन प्लस 180, 25 मीन माइनस 250। तो हमने क्या कर दिया जी 430 इक्वल टू 7 मीन, मीन की वैल्यू क्या कर दी जी 430 बटे में 7, आप देख लीजिए 430 डिवाइडेड बाई 7, 61.42 कर दीजिए, 43 कर दीजिए, 61.4। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया जी 0.18 इंटू मीन प्लस 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा जी 0.18, मीन की वैल्यू कितनी है 61 और 10 71.43, ये हो जाएगा जी 7.14। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 7.14, मीन हो गया 61.43। वो कह रहे हैं अगर मैं सब में 7 ऐड कर दूं तो बताओ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा। जब हम 7 ऐड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मीन हमारा 7 बढ़ जाएगा, तो इनटू में 100 और होता है, 7.14 डिवाइडेड बाई 68.43 और इनटू 100, ये हो जाएगा जी 10.43। अगर हम 7 ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 10.43। जो हमारी थ्योरी आती है या तो वो ज्यादातर कवर करते हैं इंडेक्स नंबर में से या कवर करते हैं पहले चैप्टर में से। देख लो ना, आपको बहुत सारी थ्योरी मिलेगी, इन्फ्लुएंशियल डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है, या इंडेक्स नंबर में मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया, इंडेक्स नंबर में से जो जो थ्योरी आ सकती है मैंने आपको सवेरे भी क्लियर किया है। कोरिलेशन में से थ्योरी बनती है, रिग्रेशन लाइंस में से थ्योरी बनती है, प्रोबेबिलिटी में से तो थ्योरी होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, कौन सा बाई मॉडल है, कौन सा यूनी मॉडल है, किसमें क्या है, किसका इफेक्ट कहाँ पे है, सब चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर है। कोई मुझे नहीं लगता किसी को बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत है। अब आपने जो पूछना है मुझसे पूछते जाओ, और कुछ बच्चों को सीक्वेंस एंड सीरीज के भी थोड़े से क्वेश्चन करने हैं, मैं करता हूँ। अब मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट है मैंने आपको 1700 क्वेश्चंस का असाइनमेंट दिया। अब मेरी एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि ये ना मेरा प्रोसेस में था, मैंने आपको बोला था, मैंने अभी महीना पहले ही बनाना शुरू किया था, तो मैंने इसकी आंसर की बनाई हुई है, लेकिन आंसर की का क्या है, जैसे 100 क्वेश्चन आए उसके आंसर की बना दी, मेरे को ना सारे वो कंपाइल करने पड़ेंगे, और आप ये मानो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो या तो ये हो सकता है कि सर 1-2 कार्ड वाले क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल अभी कराते हैं मैंने 5 मिनट में, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ के देख लो। मेरे को ये लगता है आपने अगर ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लिए और आपको लगा मेरे को सब कुछ आता है, आई कैन एश्योर यू कोई 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिसने इनको नहीं पढ़ा नहीं किया, जो जितना कर रहा है वो तो फिर कर ही रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1-2 क्वेश्चन मैं कार्ड के भी कर देता हूं और फिर उसको देख लीजिए, जिसको जो कुछ भी करना है हम अकॉर्डिंगली करेंगे, और नहीं करना है तो अपना टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करना, अपना कंक्लूड करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जिसने जाना है वो जा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको लगता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना लॉग आउट करके आराम से जो करना है करो, और जिसको लगता है मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं तो बैठा ही हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप बोल दीजिए क्या पोजीशन है, जाना चाहते हो तो चले जाओ, और अगर आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम है तो जिसकी प्रॉब्लम है मैं तो लास्ट बच्चे की भी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाऊंगा, मुझे 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दो ये क्या करना है। डाउट्स है, कीर्ति मैडम बोलो डाउट है, तो कीर्ति कौर बोलो जी क्या डाउट है, या तो पर्सनली इंडिविजुअली मेरे को मैसेज डाल देना डाउट है, और या फिर जो भी आप करना चाहते हो मुझे बता दो क्या डाउट है, मैं उस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा।
जैसा जैसा आपको ठीक लगे वैसा वैसा कर देंगे। सिर्फ एंड सिर्फ मैं 2-3 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस सीरीज के बताता हूं जिसमें से मोस्ट लाइकली हमारे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। देखो आपके क्वेश्चन क्या है जी, मैं इस बुक में से ही कर देता हूं थोड़े से, तो और आपको ना क्लियर होता चला जाएगा। सीक्वेंस सीरीज के तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, सबसे पहला काम सीक्वेंस सीरीज का ही किया था। फाइनेंशियल डिसीजन का क्वेश्चन करा दो। चलो पहले फाइनेंशियल डिसीजन देखो। फाइनेंशियल डिसीजन क्या है जी, आप देख लीजिए, एक कंपनी हैड परचेज्ड प्लांट फॉर ₹90 लाख। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जी। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वो जो कॉस्ट सेव करेगी, जो कॉस्ट सेविंग होगी वो होगी जी 15 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से नेक्स्ट 10 साल तक वो हमारी कॉस्ट सेविंग करेगी। बताओ क्या मेरे को ये वाली प्लांट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? अगर मार्केट का रेट है जी हमारा 15%, there are 10 students in a class including 3 girls. The number of ways arrange them in a row when any 2 girls out of them never come together. ये किसका प्रॉब्लम है? कीर्ति कौर का। बेटा अभी कर देते हैं 1 मिनट में। आपने तो पूछा बेटा डिसीजन मेकिंग का, मैं एक क्वेश्चन करके मैंने आपका ये क्वेश्चन कर देता हूं। जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको YouTube पे भी ये जितना हमने आज किया सारा मिलेगा, डल गया साथ साथ, तो YouTube पे भी आप लोग देख सकते हो, आपको सबको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बच्चा लॉग आउट करके जा सकता है। और मतलब क्या बोलेंगे, मैं बिल्कुल दिल से आपके लिए बहुत विशेष करता हूं, प्रे करता हूं आपके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए। केवल आप मेरे को कल एक मैसेज जरूर डाल देना कि पेपर कैसा था, अच्छा था, खराब था, हमारा अच्छा हो गया, कैसा हो गया, ताकि मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि भाई बच्चों के क्या रिस्पॉन्स है। बाकी अदरवाइज हमने अपना क्लोज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी प्रॉब्लम है मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। तो हमने क्या किया जी, प्लांट हमारी 10 साल तक कॉस्ट सेविंग करेगी। तो देखो मेरा आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो है हमारा 90 लाख रुपए का, और 15 लाख रुपए हर साल हमारे को प्रॉफिट होगा। और अगर ये 10 साल तक होगा, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? 15 लाख रुपए होगा और 1.15 की पावर -10/0.15 हर साल 15 लाख रुपए बचाएंगे। बचाएंगे मतलब इनकम करेंगे, एक ही बात है। 1.15 इंटू 2, 3, 4, 5 ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई इक्वल टू, दोबारा करता हूं जी मैं, 1.15 इंटू 2, 3, 4, 5 ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 0.15 और इंटू में 15 लाख। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा जी 75,28,152। अब मेरे को कॉस्ट पड़ेगी 90 लाख की और मेरे को इनकम इनफ्लो होगी 75,28,000 की। तो मैं क्या कहूंगा, नेट पीवी एनपीवी इज नेगेटिव। अगर एनपीवी नेगेटिव है तो ये प्रोजेक्ट मेरे किसी भी काम का नहीं है, मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। यही हमारे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। किसने पूछा था मुझे बताओ किस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हो? और पलक ने मुझे कहा था जी आप मेरे को डिजिट वाले दोबारा करवा दो, जिसकी प्रॉब्लम है वो रुक जाना, और जिसकी प्रॉब्लम नहीं है वो जा सकते हैं। अननेसेसरी मैं किसी का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। कार्ड वाले में 1-2 क्वेश्चन कर देता हूं जी। पहले कार्ड वाले क्वेश्चन देख लो जी क्या है। कार्ड का सिस्टम क्या होता है? टोटल कार्ड में जी हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक होते हैं और हमारे रेड वाले होते हैं। 26 कार्ड ब्लैक होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं। ब्लैक 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं जी स्पेड और एक को हम बोलते हैं क्लब।
ये हमारे रेड होते हैं दो, एक होता है डायमंड और एक होता है, डायमंड के साथ क्या होता है जी, हार्ट। डायमंड क्या होते हैं, एक इक्का होता है, 2 3 4 10 तक, फिर जैक क्वीन किंग, सारे के सारे यही होते हैं जी। एस कितने होते हैं, 4, एक डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, जैक क्वीन किंग, सारे के सारे 4 4 होते हैं, 2 भी 4, 3 भी 4, 5 भी 4, ये सारा हमारा सेटअप है। और वो ये कहता है कि हमने क्या किया, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 4 क्वेश्चन लिखते हैं जी, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। पहला ये है ऑल आर ऑफ स्पेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर ऑफ स्पेड। दूसरा है जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर एस। थर्ड है जी हमारा ऑल आर ऑफ डिफरेंट शूट। पहला देखो जी ऑल आर स्पेड, आपने 3 कार्ड निकाले, 52 में से कोई भी 3 कार्ड निकाले, तीनों के तीनों स्पेड होंगे। स्पेड के कितने होते हैं, 13, तीनों के तीनों इसमें से होंगे और 49 में से कोई नहीं होगा। ये हो गया जी ऑल आर स्पेड। खुशी मुझे बता दें जाना आपको प्रॉब्लम क्लियर हुई कि नहीं। ऑल आर एस हमने किया जी, एस टोटल होते हैं 4, चारों में से 3 निकलेंगे, 48 में से कोई नहीं निकलेगा, 52 C3। ऑल आर ऑफ डिफरेंट शूट्स, 4 शूट्स होते हैं, 4 में से कोई भी 3 शूट के नहीं, 4 होते हैं डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड। तो 4 में से 13 में से 1, 13 में से 1, 13 में से 1, अगले 13 में से 0 और 52 C3। ये हो गया जी हमारे तीनों के तीनों अलग अलग शूट के होंगे, मतलब एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा। ये हमारी पूरी गेम होती है जी कार्ड की। खुशी मैडम बोल दीजिए। और एक प्रॉब्लम आ रही है जी रैंक वाली, रैंक वाला भी मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। ये किसने पूछा था कार्ड वाला क्वेश्चन, अच्छा एक रैंक वाले देख लो जी। वो कह रहे हैं जी इसकी रैंकिंग कैसे होगी अगर हम इसको डिक्शनरी में लिखेंगे, तो बहुत बड़ा वर्ड है ये, आप थोड़ा छोटे वाला लिख लीजिए, क्योंकि यही करना है तो मैं यही कर देता हूं, जिसने भी पूछा यही देख लीजिए। इसके टोटल 4 स्टेप होते हैं। पहले वाले स्टेप में आप इसको अरेंज करेंगे, ए बी सी इसको कर दिया 1, डी ई इसको कर दिया 2, एफ जी एच ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन इसको कर दिया एम को 3, ओ को कर दिया 4, आर को कर दिया 5। सेकंड हो गया जी मेरे से छोटे राइट हैंड साइड पे कितने हैं। मेरे से छोटा कोई हो नहीं सकता, 1 से छोटा कोई होता नहीं है। इससे छोटे हैं जी 1 2 3 4 5, इससे छोटे हैं 1 2 3, इससे छोटे हैं 1 2 3, इससे छोटे 1, इससे छोटे 2, इससे छोटा कोई नहीं, इससे छोटा कोई नहीं। थर्ड होता है यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हो गया जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू समथिंग 0, 5 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 होते हैं जी 720 इंटू 5 3600 अपॉन, यहां पे कर्सर रखो जी राइट हैंड साइड पे रिपीट क्या क्या हो रहा है, एम 2 बारी आ रहा है और एम 2 बारी आ रहा है, बस ई भी 2 बारी आ रहा है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2।
यहां पे कर्सर रखोगे 3 इंटू 120 360, राइट हैंड साइड पे m 2 बारी है, e 2 बारी है। यहां पे कर्सर रखोगे 3 इंटू 24 72, राइट हैंड साइड पे केवल e 2 बारी आ रहे हैं। यहां पे कर्सर रखेंगे तो देख लो जी ये हो गया 6 और रिपीट हो रहा है केवल e। यहां पे देखो जी 2 इंटू 2 4, रिपीट कुछ नहीं हो रहा, 0 0। 3600 बटा 4 हो गया जी 900, 360 बटा 4 हो गया 90, 72 बटा 2 36, 3 4 0 0, 36 4 40 43 133 और 1033 वर्ड पहले लिखे जा चुके हैं, ये 1034वां होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना चाहिए। देख लो जी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने भेजा ये? छवि। फाइंड मिसिंग वैल्यू 1 14 39 80 151। अब आप देखो जी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 13 का। 13 क्या होते हैं जी? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस क्या है जी? 25। वो क्या होते हैं जी? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी? 41। वो क्या होते हैं जी? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस है 71। ये होते हैं जी 5 का 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगला हो जाएगा जी 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 36 प्लस 49, 85 ऐड कर दीजिए। 85 ऐड करेंगे तो 6 236 आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई चैप्टर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे ख्याल हम इसको कंक्लूड करते हैं। मैं भी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा और आप पूरी रात, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली एक्सक्लूसिवली आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। जिसको जो भी प्रॉब्लम पूछनी है पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम तो विश करते हैं जी सबके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए। फर्स्ट ऑर्डर बताना क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर किस चीज का फर्स्ट ऑर्डर? आर्यन भाई क्या पूछ रहे हो? आर्यन क्या पूछना चाह रहे हो? यामिनी कॉमन मीन, कॉमन मीन दोबारा देखना बेटा। कॉमन मीन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी एक लाइन है एक्स ऑन वाई, एक लाइन है वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई लाइन थी जी एक्स इक्वल टू या 3x इक्वल टू, या सीधा x लिख लो जी, x इक्वल टू, या मैंने ध्यान से देखना जी, x इक्वल टू हमने किया 4y प्लस में लैम्डा, और y ऑन x था जी 3x प्लस में बीटा। कॉमन मीन का मतलब है वो कह रहे हैं दोनों मीन बराबर होंगे, मतलब जहां पे मीन x और मीन y बराबर होगा। अगर ये हमारी कोई भी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। जो हमारी लाइंस होती हैं, नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन, वो हमारी हमेशा लाइन जो है मीन ऑफ x और मीन ऑफ y वहां से क्रॉस करता है। ये हमारी टेंजेंट लाइन है, नॉर्मल लाइन है, मीन ऑफ x मीन ऑफ y करता है। तो इस लाइन के ऊपर मीन ऑफ x मीन ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगी, ये लाइन भी सेटिस्फाई करेगी। इस पे मीन ऑफ x पुट किया तो x हो गया, 4y हो गया प्लस लैम्डा। x की जगह y पुट करेंगे 4y प्लस लैम्डा, तो मीन y माइनस 4y इक्वल टू मीन y 1 माइनस 4 इक्वल टू एल्फा। मीन y क्या हो गया जी? एल्फा अपॉन माइनस 3। हम कहते हैं जी माइनस एल्फा अपॉन 3, ये होगी जी मीन ऑफ y। जो मीन ऑफ y है वही मीन ऑफ x होगा। ऐसे इसको y और x में पुट करेंगे
तो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। ये है जी हमारा, कौन पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर चेस्टागोयल। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो जी, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब हम मीन मीडियन मोड को कंप्यूट करते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। कंप्यूटेशन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। पहले चैप्टर में आप कंप्यूट करते हो, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में जब हम इसको अप्लाई करते हैं, आपने मीन डेविएशन निकालना है, तो क्या लिखते हो जी, डेविएशन फ्रॉम मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। जब मीन मोड मीडियन को यूज करते हैं इन डिस्पर्शंस, तो इसको बोलते हैं जी सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस। थर्ड ऑर्डर का मतलब होता है जब हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं कि मीन की वैल्यू ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये है, बताओ Q1 कितना होगा, Q3 कितना होगा, बताओ ये क्या होगा, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस क्या होता है, डिस्पर्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेस क्या होता है, जो चीज हम कंप्यूट करते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेस। और बोलो जी चेष्टा जी कुछ और है तो मेरे को जितने नजर आ रहे हैं मैं पढ़ो जी। हर्ष गुप्ता, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा इस पर, थ्योरी है तो बेटा। व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस, आप लिखोगे डिस्पर्शन। व्हाट इज द थर्ड ऑर्डर ऑफ ए कमेटी ऑफ लेडी, 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। अच्छा देख लो, आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स, ये ना एक्चुअली आगे ना चला जाए इसलिए मैं एक मिनट पढ़ लेता हूं। आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स, हमें ना 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स की कमेटी बनानी है। 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स की कमेटी बनानी है। एक मिसेज एक्स है, वो कहती है अगर मिस्टर वाई कमेटी में आएगा तो मैं इस कमेटी में नहीं आऊंगी। बताओ कितने वेज में हम कमेटी बना सकते हैं, यही है ना आर्यन भैया, ये क्वेश्चन है। अब देखो जी, 8 लेडीज में से एक मिसेज एक्स है और 7 अदर्स है। 7 जेंट्स में से एक मिस्टर वाई है और 6 अदर्स है। हमने कमेटी बनानी है, मान लो हमारे लिए मिसेज एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो लेना ही पड़ेगा। इधर से कोई भी 2 और ले लेंगे, 3 लेडीज होगी। मिस्टर वाई को ले नहीं सकते क्योंकि इसने पहले मना किया है, तो 4 जेंट्स ले लेंगे, इन बाकी 6 में से 4 जेंट्स ले लेंगे। मान लो मिस्टर वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जेंट्स लेने थे, 3 यहां से ले लेंगे। एक्स को ले नहीं सकते क्योंकि इसने मना किया, इसके साथ मैं काम नहीं करूंगी, इन 7 में से 3 ले लेंगे। तीसरा होता है लड़ाई करने वाले दोनों ही बाहर, तो हम 3 लेडीज यहां से ले लेते हैं और 4 जेंट्स यहां से ले लेते हैं। 3 केसेज हो गए जी। पहला केसेज है 1 में से 1, 7 में से 2, 1 में से 0, 6 में से 4। या फिर ऐसा होगा जी 1 में से 0, 7 में से 3, और ये हो गया जी 1 में से 1, 6 में से 3। अगला हो जाएगा जी 1 में से 0, 7 में से 3, और ये हो जाएगा 1 में से 0, 6 में से 4। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं जी, ये हो गया 21, 6 से 4 होता है 15, 7 से 3 होता है मेरे ख्याल 20, अगर मैं गलत नहीं तो 7 × 6 × 5 35, 7 से 3 होते हैं जी 35। सेवन सी 3 हमारे होते हैं जी 35, 6 से 4 होते हैं जी 15, सॉरी 6 से 3 होते हैं जी 20। चलो अगले वाला लिख देते हैं जी 7 से 3 35 × 20, ऐड कर लो तीनों, ये आ जाएगा जी हमारा आंसर। बोल दो जी जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, और नहीं तो मेरा ख्याल हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपकी जितनी पर्सनल प्रॉब्लम है, 7:30 का टाइम है, मैं ज़्यादा 8:15 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आप 8:15 बजे के बाद अपने मैसेज भेजने शुरू कर देना। जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, हम 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, रात को पूरी रात आप जब भी कॉल करोगे, जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको करेंगे। कंक्लूड कर सकते हैं?
बता दो सर कंक्लूड कर सकते हैं तो मैं कंक्लूड करूं। बहुत बढ़िया जी, बेस्ट ऑफ लक। और कल प्लीज मेरे को इतना जरूर मैसेज डाल देना कि पेपर का लेवल क्या था और आपका पेपर कैसा हो गया, ताकि मुझे बहुत तसल्ली रहेगी। हो गया। पलक जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या मेरे से दोबारा पूछ लेना आप। थैंक यू बेटा, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। होगी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऑप्शन लिखे गए 1 2 3 4 5, 2 लिखे गए, बाकी 4, बाकी 3, 36 नंबर तो ये हो गए जी। अब